जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 6 की नई पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ मातृभूमि के बारे में जानेंगे। उनके प्रश्नोत्तर और गतिविधि को यहाँ पर हम हल करेंगे। इस कविता यानी मातृभूमि कविता के लेखक सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। उनकी लेखनी का सबसे प्रिय विषय देशभक्ति रहा है और भारत के गौरव का गान करना उन्हें बहुत प्रिय था। उनके कुछ और चर्चित रचनाएं हैं। बढ़े चलो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आइए पाठ से संबंधित गतिविधि और प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने स्टार बनाइए। पहला, हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है? तो जब हम कविता पढ़ रहे थे तो हिंद महासागर के लिए सिंधु शब्द आया था, तो इसके आगे आपको स्टार बनाना है। मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से किसकी प्रशंसा की गई है? भारत की प्राकृतिक सौंदर्य की सराहना की गई है। इसके नीचे विस्तार बना देंगे सामने। अगला प्रश्न, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। अब आपको पता है, आप अपने क्लास के बच्चों से चर्चा करेंगे क्योंकि भारत की प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बताया गया है। भारत में पहाड़, मरुस्थल, झरने, नदियाँ जो भारत की सुंदरता को बढ़ाती हैं और भारत में महापुरुषों का जन्म हुआ, जैसे गौतम बुद्ध, भगवान श्री राम और श्री कृष्ण, माता सीता, जिनके सुयश से है हमारी मातृभूमि और हमारे भारतवर्ष का नाम पूरे विश्व में फैला। आपको इस तरह से अपनी कक्षा में चर्चा करनी है और उत्तर देना है। अगला प्रश्न, मिलान करना है। आप जब इसका मिलान करोगे, अगर आपने कविता को ध्यान से पढ़ा होगा, सुना होगा, इससे पहले की वीडियो में हम कविता के भावार्थ और व्याख्या को देख चुके हैं, मतलब कि समझ चुके हैं, तो आपके लिए बहुत आसान होगा। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी तो आप उस वीडियो को देखें। आइए, हिमालय, इसमें पहला जो मिलान शब्द है वो हिमालय है। तो हिमालय, जैसे आपको पता है, भारत के उत्तर भाग में फैली हुई एक पर्वत माला है। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा, भारत के उत्तर में फैली हुई माला, तो इसका उत्तर होगा भारत की उत्तरी सीमा पर फैली पर्वतमाला 10वां। ठीक है बच्चों। दूसरा है त्रिवेणी, जहाँ पर 3 नदियों का मिलन होता है, संगम होता है, उस जगह को त्रिवेणी कहते हैं। देखो, यहाँ पर 3 नदियों की मिली हुई धारा या संगम, इसमें दूसरे का चौथा, 3 नदियों की मिली हुई धारा या संगम। मल्य पवन, तीसरा है मल्य पवन। अब यह जो मल्य पवन है, तो मल्य भारत में एक पर्वत है, तो वहाँ पर चलने वाली हवा को मल्य पवन कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा 6। दक्षिण भारत के मल्य पर्वत से चलने वाली सुगंधित वायु। सिंधु, चौथा सिंधु, एक नदी भी है जो हिमालय से निकलती है, और समुद्र जो भारत के सबसे दक्षिण निचले छोर पर है, समुद्र। तो चौथे का होगा 8वां, समुद्र एक नदी का नाम।
गंगा यमुना दोनों उत्तर भारत की नदियां हैं। तो अब देखो इसका उत्तर कौन सा होगा। भारत की प्रसिद्ध नदियां। तीसरा, रघुपति श्री राम के लिए, मतलब श्री राम का नाम है ये रघुपति। ठीक है, तो देखो इसका छठेगा 5वां, श्री रामचंद्र का एक नाम दशरथ के पुत्र। श्री कृष्ण वासुदेव के नाम से भी जानते हैं हम, यानी कि वासुदेव के पुत्र वासुदेव। अब सीता जनक की पुत्री या जानकी, या हम ये भी कह सकते हैं राम की पत्नी। ठीक है, सीता जनक की पुत्री, इसका उत्तर होगा 9, जनक की पुत्री जानकी। गौतम बुद्ध। तो 9वां, गीता एक प्रसिद्ध और प्राचीन भगवत गीता है। ठीक है, जो महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच जो संवाद हुए उसमें उनका वर्णन है। तो 9वें का होगा 7वां, एक प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता। इसमें वे प्रश्न उत्तर और संवाद हैं जो महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए थे। गौतम, एक प्रसिद्ध महापुरुष, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक, मतलब बौद्ध धर्म को इन्हीं की देन है, बौद्ध धर्म इन्हीं की देन। इस तरह से हमारा ये मिलान हमने कर लिए, इनका अच्छी तरह से हमने समझ लिया। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है, इन्हें ध्यान से पढ़िए, इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार कक्षा में अपने समूह से साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। पंक्तियां हैं, वह जन्मभूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। वह युद्ध भूमि, जहाँ पर लेखक कह रहे हैं जहाँ पर मैंने अपने कर्म किए हैं और अपने जीवन के युद्धों को जीता है, और जहाँ पर महात्मा बुद्ध जन्मे और अपने दया करुणा के मार्ग से उन्होंने पूरे विश्व को दया की भावना सिखाई, दया का पाठ पढ़ाया और एक दिशा दी। ठीक है, वह भूमि मेरी है, वह मातृभूमि, माँ के समान भूमि मेरी है, और वह जन्मभूमि मेरी है। इन पंक्तियों का उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे। सोच विचार के लिए कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न, कोयल कहाँ रहती है? पहला प्रश्न है, कोयल कहाँ रहती है? कोयल, अब इसमें कविता में एक पंक्ति है अमराइयाँ, उसमें शब्द है, तो वहाँ पर अमराइयाँ मतलब आम के बाग, तो हम क्या लिखेंगे? कोयल आम के बाग में रहती है। ठीक है, आम के बाग। अगला, तन मन कौन संवारती है? इसका उत्तर होगा तन मल्य पवन संवारती है। जो मल्य पर्वत से, दक्षिण भारत में मल्य पर्वत है, जहाँ से सुगंधित और मन को, शरीर को मुग्ध कर देने वाली हवा। ठीक है, तो मल्य पवन, इसका उत्तर होगा मल्य पवन। झरने कहाँ से झरते हैं? तीसरा, झरने पर्वतों से, पहाड़ों से झरते हैं। इसका उत्तर आप लिखोगे पर्वत। श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था? श्री कृष्ण ने, चौथा क्वेश्चन, श्री कृष्ण ने हमें गीता का उपदेश और बांसुरी और गीता का उपदेश।
अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने किसका यश बढ़ाया? गौतम बुद्ध ने भारतवर्ष यानी हमारी मातृभूमि का यश बढ़ाया। खा देखेंगे, नदियाँ लहर रही हैं, पग पग ठहर रही हैं। इसका लहर का अर्थ होता है पानी का हिलोरा या मौज या उमंग या वेग या जोश। ठीक है। और ठहर का अर्थ है निखरना, चितराना, छिटकना, फैलना। तो कविता पढ़कर पता लगाइए और लिखिए। अब इनके उत्तर आपको देने हैं। कविता हमने पढ़ी है तो हम आसानी से दे लेंगे इनके उत्तर, यानी कि आसानी से उत्तर दे सकते हैं। कहाँ कहाँ छटा ठहर रही है आपको बताना है बच्चों। उत्तर है इसका मातृभूमि के पग पग जगह पर, हर एक जगह पर जहाँ हमारी मातृभूमि है उसके हर एक पग पग पर छटा ठहर रही है। दूसरा, किसका पानी लहर रहा है? गंगा यमुना सरस्वती नदियों का पानी मातृभूमि पर लहर रहा है। ठीक है बेटे, आगे देखो। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं। यमुना शब्द यहाँ यमुना नदी के लिए आया है। कभी कभी कवि कविता के लिए और सौंदर्य को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के शब्दों को थोड़ा बदल देते हैं। यदि आप कविता को थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको और भी बहुत सी विशेषताएं पता चलेंगी। आपको जो विशेषताएं बातें दिखाई दे, मतलब विशेष बातें दिखाई दे, उन्हें आपस में साझा कीजिए और लिखिए। जैसे सबसे ऊपर इस कविता का एक शीर्षक है, यानी कि गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं। आगे देखना है, ये मिलान करना है स्तंभ 1 और स्तंभ 2, मतलब 2 में कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। मिलते जुलते भाव वाली पंक्तियों को रेखा खींचकर जोड़िए। एक तरफ से मिलान ही है। अब देखो, आपने कविता को पढ़ रखा है तो आप आसानी से मिलान कर लोगे। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, मतलब वह जन्मभूमि, मैंने उस जन्मभूमि पर जन्म लिया, वह भूमि माँ समान है। पहले का दृश्य, चिड़िया चहक रही है तो मस्त झाड़ियों में, मतलब भारतवर्ष में हर एक जगह आपको पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ सुनाई दे सकती है। तो उसी से संबंधित एक प्रश्न है, तो इसका उत्तर होगा वहाँ की जलवायु इतनी सुखदायी है कि पक्षी पेड़ पौधे के बीच प्रसन्नता का गीत गा रहे हैं, मतलब चिड़िया चहक रही हैं आपस में, उनकी मधुर ध्वनि, उनकी आवाज़ की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है। अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती है। इसका उत्तर है अमराइयाँ मतलब आम के बाग या आम के घने उद्यान। इसका ये यहाँ आम के घने उद्यान है जिनमें कोयल आदि पक्षी चहचहा रहे हैं। इस तरह से हम उनका मिलान करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अनुमान या कल्पना से, अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है। कोयल को पुकार रही है, किसे पुकार रही है, कैसे पुकार रही है? इसका उत्तर होगा बेटे कोयल अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करके अपनी मधुर ध्वनि से कुकू की आवाज़ कर रही है। ठीक है। पक्षी यहाँ किसको पुकार रही है? पक्षियों को पुकार रही है। ठीक है। कैसे पुकार रही है? कुकू की आवाज़ करके। ठीक है। उनको बुला रही है, पुकार रही है। अब बहती मल्य पवन है, तन मन संवारती है। पवन किसका तन मन संवारती है? वह यह कैसे करती है? पवन जीव जंतु, पशु पक्षियों, पेड़ पौधों सबका तन मन संवारती है, उन्हें
प्रसन्न करती है, उन्हें आनंद विभोर कर देती है अपनी सुगंधित हवा से, अपनी सुगंधित हवा से वो ऐसा करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, शब्दों के रूप। नीचे शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियां दी गई हैं, इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश अपने शिक्षकों और साथियों के साथ भी ले सकते हैं। नीचे दी गई पंक्तियां। नीचे शब्दों में जुड़ी कुछ गतिविधियां दी गई हैं, करने के लिए शब्दकोश अपने शिक्षकों और साथियों की सहायता से भी ले सकते हैं। नीचे दी गई पंक्तियां। जगमग छटा निराली पग पग छर रही है। इन पंक्तियों में पग शब्द 2 बार आया है। इसका अर्थ हर पग, हर कदम पर। ठीक है बच्चों, शब्दों के ऐसे ही कुछ जोड़े नीचे दिए गए हैं, इनके अर्थ लिखिए, मतलब इनके हमें अर्थ लिखने हैं। कैसे? घर घर, हर घर या प्रत्येक घर। घर घर मतलब हर घर या प्रत्येक घर। दूसरा बाल बाल, बाल बाल मतलब हर बाल में। सांस मतलब हर सांस में। देश देश, हर देश में या प्रत्येक देश में। पर्वत पर्वत, पर्वत पर्वत मतलब हर पर्वत में या प्रत्येक पर्वत में। ठीक है बेटा, आगे देखो। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। कविता में भूमि शब्द में अलग अलग शब्द जोड़कर नए नए शब्द बनाए गए हैं। आप भी कुछ नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ पता कीजिए। यहाँ पर जैसे बच्चों आप देख सकते हो कि यहाँ पर दे शब्द, संकेत शब्द रखे। तप, देव, भारत, जन्म, कर्म, कर्तव्य, मरु, मल्य, मल, यज्ञ, रण, रंग, रण, सिद्धार्थ। तो इनके हमें अर्थ पता करने। पहला है तपोभूमि। अब यहाँ पर बच्चों आपको तपोभूमि, तो हम सब जोड़कर बनाएंगे। तो तपोभूमि, तपो यानी जहाँ पर ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, वहाँ उस भूमि को तपोभूमि कहते हैं। दूसरा है देव, देवभूमि, जहाँ पर देवता निवास करते हैं उस भूमि को देवभूमि कहते हैं। जैसे आप मालूम है कि उत्तराखंड जाते हो और कुछ, तो वहाँ की भूमि को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। अब आता है भारत, भारत भूमि। तो भारत यानी भारत देश की भूमि। जन्म भूमि, जहाँ पर जन्म हुआ है उस भूमि को जन्म भूमि कहते हैं। ठीक है बच्चों। कर्म भूमि, जहाँ पर हम अपना कार्य सिद्ध करते हैं, कर्म करते हैं, उस भूमि को कर्म भूमि कहते हैं। कर्तव्य भूमि, हमारे अपने भूमि के प्रति या देश के प्रति या किसी भी के प्रति हमारे कर्तव्य होते हैं, तो वो जो मान्य होते हैं, करने ही होते हैं, तो उसे हम कर्तव्य भूमि कहते हैं। कर्तव्य भूमि। मरुभूमि, मरु मतलब मरुस्थल या रेत। ठीक है, तो
जहाँ पर रेत होता है उस भूमि को मरुस्थल या मरुभूमि कहते हैं। ठीक है। मल्य, मल्य भूमि, दक्षिण भारत में मल्य पर्वत है, तो हम उस भूमि को मल्य भूमि के नाम से जानते हैं, उसे मल्य भूमि। अब आता है मल, मल मतलब जहाँ पर युद्ध किया जाए, या जो आप कह सकते हो कि जहाँ पर पहलवान जो मल करते हैं, मतलब पहलवानी करते हैं, ठीक है, उस भूमि को हम मल भूमि कहते हैं। अब आता है यज्ञ भूमि, जहाँ पर यज्ञ किया जाता है वह भूमि यज्ञ भूमि कहलाती है, यज्ञ भूमि। और इसके बाद है रंगभूमि। ये रंगभूमि रंगमंच से लिया गया है। रंगभूमि जहाँ पर नाटक खेला जाता है, यानी नाटक किया जाता है, उस भूमि को रंगभूमि कहते हैं। रणभूमि जहाँ पर युद्ध होता है, उस भूमि को रणभूमि कहते हैं। अब आता है सिद्ध भूमि, जहाँ पर हमारा कोई कार्य सिद्ध होता है, ठीक है, उस भूमि को हम सिद्ध भूमि कहते हैं। इस तरह से बच्चों ये शब्द बनेंगे, तो इनके अर्थ हैं ये। अगला देखो बेटा, नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। अब ये इसमें क्या प्रश्न पूछा है? दया और दिया में केवल एक मात्रा का अंतर है, लेकिन इस एक मात्रा के कारण शब्द का अर्थ पूरी तरह से बदल गया है। ठीक है, आप भी अपने समूह में मिलकर ऐसे शब्दों की सूची बनाइए जिनमें से केवल एक मात्रा का अंतर हो, जैसे घड़ा, घड़ी। ठीक है, दया का अर्थ है किसी के प्रति दया भावना रखना। ठीक है, और दिया मतलब दिया दिखाना। ठीक है, किसी को रास्ता दिखाना। ठीक, और यहाँ पर घड़ा और घड़ी, आप जो घड़ा जो मिट्टी का बर्तन होता है उसे घड़ा कहते हैं। घड़ी मतलब जो दीवार घड़ी या हाथ में पहनने वाली घड़ी जो समय बताती है उसे घड़ी कहते हैं। इसी तरह से मिलते हुए शब्द बन सकते हैं माला, माली, माला, माली। ठीक है, इसमें मात्रा का अंतर है बेटे। ठीक है बच्चों, तो माला का अर्थ पहनने वाली माला, और माली मतलब जो पेड़ पौधों की देखभाल करता है उसे माली कहते हैं। दूसरा शब्द हो सकता है पाना, पानी, पाना, पानी। ठीक है, और ऐसे ही चौक लिख सकते हैं, चौक और चौकी। ठीक है बेटे, जैसा ये भी हो सकता है संग, साथ और शाम, तो शाम करना, मतलब एक तरह का गाना। ठीक बच्चों, इस तरह के शब्द आप बना सकते हो, उनके अर्थ बता सकते हो। एक मात्रा के अंतर से ही शब्द के अर्थ बदल जाते हैं। अगला देखो बच्चों, इस कविता में भारत का सुंदर वर्णन किया गया है। आप भारत के किस स्थान पर रहते हैं, वह स्थान आपको कैसा लगता है, उस स्थान की विशेषता बताइए। इस तरह आप बेटा इसका आप उत्तर दे सकते हो। आप जिस भी जगह पर रहते हो या भारत का कोई जो स्थान आपको अच्छा लगता हो। मैं इसका उदाहरण दिल्ली से देना चाहूँगा। जैसे कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, मुझे ये स्थान अच्छा लगता है, मेरा जन्म यहीं पर हुआ था, मुझे यहाँ के लोग अच्छे लगते हैं, यहाँ के स्कूल में पढ़ाई करना अच्छा लगता है। ठीक है, ये जो दिल्ली है भारत का पुराना शहर है, और हमेशा से मतलब पहले से ही भारत की राजधानी रहा है। आज़ादी से पहले से ही यहाँ पर ऐतिहासिक इमारतें हैं, जैसे लाल किला, कुतुब मीनार, जंतर मंतर, इंडिया गेट, जहाँ पर हम घूमने जाते हैं, उन्हें देखकर मन प्रसन्न होता है। ठीक है, वर्तमान में भी दिल्ली भारत की राजधानी है। इस तरह की बातें
आप अपने शहर या जो स्थान आपको अच्छा लगता है उसके बारे में आप बता सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखो। अपने परिवार के किसी सदस्य या मित्र के बारे में लिखिए, उसकी कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं। आप देखो बच्चों, आप जो भी आपका कोई भी परिवार का सदस्य, आप उसके बारे में बता सकते हो। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि मुझे मुझे अपनी माँ अच्छी लगती है, मैं माँ के बारे में बताना चाहूँगा क्योंकि माँ हमें हमारी देखभाल करती है, हमें हमारा मार्गदर्शन करती है, हमें खाने के लिए समय पर खाना देती है और हमारे हम इसलिए मैं माँ से बहुत प्यार करता हूँ। माँ भी हमसे बहुत प्यार करती है। इस तरह का उत्तर आप देख सकते हैं। उसके बारे में, उस व्यक्ति की विशेषता के बारे में आप बता सकते हैं। अब ये एक्टिविटी देखेंगे, गतिविधि देखेंगे बच्चों। वंशी से श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी नृत्य गीता। वंशी बांसुरी को कहते हैं। यह मुंह से फूंक कर बजाया जाने वाला एक वाद्य यंत्र है। मतलब तो मुंह से फूंक कर मतलब मुंह हवा के जरिए, ठीक है, मुंह हवा के जरिए बजाया जाता है। इसे वाद्य यंत्र कहते हैं। नीचे फूंक कर बजाए जाने वाले कुछ वाद्य यंत्रों के चित्र दिए गए हैं। जैसे बच्चों ये इस तरह के ये चित्र हैं। ठीक है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 चित्र दिए गए हैं। ठीक है, उसमें क्या पूछा है, इनके नाम शब्द जाल से खोजिए और सही चित्रों के नीचे लिखिए। अब इसमें से हमें नाम खोजने हैं और जो हमें इन चित्रों के सामने लिखने हैं। सबसे पहले हमारा है, देखो पहली नज़र में हमें दिखाई दे रहा है कि ये शहनाई, एक वाद्य यंत्र फूंक मारकर बजाया जाता है। ठीक है बच्चों, कौन सा है, शहनाई, ये वाला दिखाई देगा बच्चों। ठीक है, एक तो हमारा शहनाई हो गया। ठीक है बच्चों, अब दूसरा देखो आप, अब इसे आप नीचे लिख सकते हो शहनाई को। कहाँ पर है शहनाई, ये शहनाई। अब दूसरा देखो, अब कोई आपको दिखाई दे रहा है, बीन दिखाई दे रहा है आपको बच्चों, बीन, ये रहा एक, यहाँ पर है बीन। ठीक है बच्चों, ये बीन है। इस तरह से जो सपेरा सांप को वश करने के लिए इसको बजाता है। तो यहाँ पर बीन है, ये इसमें बीन लिख देंगे। ठीक है, और देखो अब अलगोजा, ये रहा दूसरे नंबर पे, यहाँ पर अलगोजा है ये। ठीक है बच्चों, ये रहा, ये अलगोजा है। ठीक है बेटे, अब इसको आप ये रहा पहना, आप लिख सकते हो अलगोजा। अगला देखो बच्चों, बांसुरी। बांसुरी कहाँ पर है, ये रहा बांसुरी। ये बांसुरी है, ये मेरे को, ये अलगोजा है, ये बीन है, ये शहनाई है।
ठीक है। और बांसुरी आप देखो यहाँ पर ठीक है बच्चों। अब अगला है शींग। ये अगला शींग होगा, शींगी यानी शींग नहीं शींगी। ये रहा। ठीक है बच्चों, आप लिख दोगे इसे। शींग। अगला देखो शहनाई हो गया है। ये नाद स्वर, ये नाद स्वर है बच्चों। इसमें देखो नाद स्वर कहाँ पर लिखा हुआ है, नाद स्वरम, नाद स्वर, नाद स्वर बोलते हैं, नाद स्वरम बोलते हैं। ये रहा बच्चों, ये रहा नाद स्वरम। ठीक है बच्चों, आप इसको लिखो दो। नाद स्वरम। अब अगला देखो बच्चों, अगला क्या है, अगला है भंकोरा। ये भंकोरा है, ये भंकोरा, भंकोरा। आप इसे आप लिखो। भंकोरा। आखिर का आपको शंख देखो कहाँ पर बनाया है, शंख। ये बच्चों, इस तरह से आप इनके उत्तर छाटेंगे, लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब अगले गतिविधि एक्टिविटी देखते हैं। आज हम आपके लिए एक अनोखी पहेली लाए हैं। नीचे कुछ अक्षर दिए गए हैं, आप इन्हें मिलाकर कोई सार्थक शब्द बनाइए। अक्षरों को आगे पीछे किया जा सकता है, यानी उनका क्रम बदला जा सकता है। आप अपने मन से किसी भी अक्षर के साथ कोई मात्रा भी लगा सकते हैं। पहला शब्द हमने आपके लिए पहले ही बना दिया है। जैसे इसमें इसे ये शब्द दे रखा है, अलग अलग वर्ण दे रखे हैं, इनको जोड़कर एक नया शब्द बनाया है, इसको ठीक है तो महासागर बनाया। ठीक है, तो ऐसे ही हमें ये शब्द दिखाई दे रहा है, तो इसका शब्द का क्या बने, हिमालय। ऐसे ही दूसरा शब्द गंगा, तीसरा शब्द भारत, आगे देखो अब अगला शब्द है कोयल। और अगला शब्द होगा पवन। इस तरह हम शब्द निर्माण करेंगे। शब्दों को आगे पीछे यहाँ पर वर्ण आगे पीछे दे रखे, तो ये सार्थक शब्द का निर्माण करेंगे इसके एक मात्र। ठीक है बच्चों, आप इस तरह से इनका उत्तर दे सकते हैं। जय हिंद बच्चों।